आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वो बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया। क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूं, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई मेरे पास ही काम करता था और उम्र में मुझसे 10 साल छोटा था। मैंने अगले ही दिन माँ से बात की और बोला, माँ, मेरी भी शादी करा दो। 36 साल का तो हो चुका हूँ। यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, गौरव, तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया? और अभी जल्दी भी किस बात की है? अभी तो गोपाल की शादी है। अभी इस शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। ऐसे में दूसरी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। मैं बोला, गोपाल से बड़ा मैं था। रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे? माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही झलकती रहती थी। अब भी वो मुस्कुराकर बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूंगी। गोपाल की शादी तो मैंने इसीलिए की है क्योंकि वो ठीक से कोई काम धंधा करता नहीं है। बीवी आएगी तो सिर पे जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने सिर हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए एक गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई थी। वो बोली, ये खा लो। मैंने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, माँ, आप हर रोज़ मुझे ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली, गौरव, तुम तो ये गोलियां बचपन से खा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें गुर्दे की तकलीफ़ है। डॉक्टर ने कहा है कि ज़रा सी लापरवाही से बना बनाया इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो तो तुम्हारी शादी कैसे करूँगी मैं? मैंने हंसकर वो दवाई खा ली और अपने काम पर आ गया। गोपाल की बीवी बहुत अच्छी लड़की थी। मेरी बहुत ही इज्जत करती थी। मुझे भैया भैया कहते नहीं थकती थी। जब गोपाल बाहर से आता था तो वो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था मेरी भी बीवी हो, मेरे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाए, मेरे घर आते ही खुश हो जाए। लेकिन माँ इस तरह से मेरी शादी की बात को टाल रही थी कि मैं अभी 10 साल का ही हुआ हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बिजनेस में जो मुनाफा कमाता था वो पूरा माँ के हाथ में ही लाकर देता था। उनको ये डर होगा कि बीबी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो वो आखिर मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी थी। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को मानसी नाम की लड़की पसंद आ गई थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा था। वो इतनी हसीन थी कि कोई जवाब ही नहीं था। मैंने माँ को हाँ कह दी तो मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। सोच सोच कर ही दिल खुश हो जाता था कि मानसी मेरी बीवी बनकर इस घर में रहेगी और मेरा ख्याल भी रखेगी। शादी का दिन आया तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गोपाल मुझे कहता था, भैया, अपनी आज़ादी को इस तरह कुर्बान मत करो। बीबियाँ आज़ादी कैद कर लेती है। दूर बैठी गोपाल की बीबी उसे घूर कर देखती तो वो मजाक में हंस देता था। हम बारात लेकर पहुँचे तो दुल्हन बनकर सजी मानसी को मेरे साथ बिठा दिया गया था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई और फिर दुल्हन के विदाई का समय हो गया और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे चचेरे भाइयों ने घेर लिया। रात होने लगी थी, मगर उन्होंने मुझे दुल्हन के कमरे में के अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी। रात को 10 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो मानसी सुहागन के पल्लू में मेरा इंतजार में बैठी थी। मैं उसके पास गया तो वो रोते हुए बोली, पिछले 2 घंटों से मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है।
अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे मानसी के ऊपर बड़ी दया आई। मैं उसे संभालते हुए बाहर ले आया। अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर दिया था। ये देख के मैं हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। लगभग 4 घंटे मैं यहीं बैठा रहा था। तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरे तरफ देखकर बोली, आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे पीछे चल पड़ा था। बेड पे मानसी आराम से लेटी हुई थी। मेरा दिल कह रहा था कि थप्पड़ मार मार कर इसकी जान ही निकाल दूं। मैं बोला, मानसी, किसका गुनाह लेकर तुम मेरे घर आई हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाजों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक दे के आज़ाद कर देता हूँ। मेरी ये बात सुनकर मानसी के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। वो उठ के मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत कीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह दुत्कार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतज़ाम कर लूँगी। गौरव, अगर आज आपने मेरी इज्जत बचा ली तो भगवान आपकी मदद करेगा। मानसी के इन शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में कितना ही गुनाह करते हैं, लेकिन भगवान उस पर पर्दा करके हमें बदनामी से बचा लेता है। तो मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को यूं सरेआम बदनाम करने वाला? मैं बोला, ठीक है मानसी, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। मानसी रोते हुए हंस दी। फिर बोली, गौरव, आप कभी भूल कर भी बेटे की शक्ल मत देख लेना, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे बीवी के बच्चे से क्या मतलब था जो मैं उसकी शक्ल देखते रहता? इसीलिए मैंने मानसी से वादा कर लिया तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। अब सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था कि भला उनसे क्या कहूँगा। शादी के पहले ही रात मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया? मानसी शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देख के समझ चुकी थी, इसीलिए वो बोली, गौरव, आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूँगी। मानसी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह जब घर पहुँचे तो लिविंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, जबकि फिक्र से मेरा बुरा हाल हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है गौरव, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? मानसी आगे बढ़ी और बोली, माँ जी, रात को अचानक मेरा पानी पूरे खाने का मन हो गया था। मैंने गौरव से जिद की तो वो मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो ये नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आए हूँ। लिविंग रूम में मौजूद सब लोगों को मानो जैसे सांप सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने मानसी की हाथ से बच्चे को ले लिया और बोले, गौरव, तुम जानते हो ना, यूँ मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना? मैंने ना में सिर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, ये आपके बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया था। शादी के बाद वाला फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना अनाथाश्रम में भेज दिया था। सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ था मेरे साथ? बीवी हर वक्त अपने बच्चे में ही
उलझे रहते थे और यूं अपने बेटे का चेहरा छुपाती थी जैसे वो कोई और ही हो। मैं परेशान सा रहने लगा था, जबकि गोपाल और उसकी बीवी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। गोपाल की बीवी पेट से थी। मानसी ने अपने बेटे का नाम शिवांश रखा था। माँ भी शिवांश के साथ घुल मिल गई थी। वो अक्सर मुझे समझाया करती थी, गौरव, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले ही आए हो तो इससे यूं दूरी मत बना के रखो। नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। मैं माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान निकाल दिया करता था। मैं कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। गोपाल को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम पे रखा था और कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा था शायद ये सब उस बच्चे के आने की वजह से हुआ है। मानसी का ये बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं अब मानसी को वापस जाने को भी नहीं कहता था कि कहीं फिर मुझे धंधे में नुकसान ना सहना पड़े। मेरा दिल कहता था मैं मानसी और उसके बच्चे को अपना लूं, मगर दिमाग इस बात के लिए राजी नहीं होता था। मैं इस किस्म की औरत के साथ हरगिज आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकता था, जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। गौरव जब काम से घर लौटा तो मानसी ने रो रो कर बुरा हाल करके रखा था। वो बोली, शिवांश बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने दवा दी और घर वापस भेज दिया। बच्चा दवाई पी के सो गया था। मुझे भी नींद आ गई थी। ना जाने मैं कितनी देर यहीं सोता रहा। फिर मेरी आँख शिवांश के रोने से खुली थी। मैं उठ के बैठ गया तो मानसी को इधर उधर तलाश करने लगा, मगर वो कमरे में नहीं थी। मैंने बच्चे को देखा तो वो अपने चेहरे पे पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। वो उस कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा था। पहले तो मैंने सोचा मानसी को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी कि उसके चेहरे से कपड़ा भी ना हटा पाऊँ। मगर फिर मानसी की कही हुई बात आज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी थी कि बच्चे की शक्ल नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैंने हिम्मत करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। ये देख के तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि वो तो हूबहू मेरे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे शिवांश मेरे ही फोटोकॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और मानसी अंदर आ गई। वो मुझे और शिवांश को साथ बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई। वो भागती हुई मेरे पास आई और बोली, आपने ये क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, मानसी, मुझे ये बता, ये बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही जन्म दिया है इसे? मैं एक एक बात जानना चाहता हूँ। मानसी बोली, गौरव, आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं दहाड़ कर बोला, जब मैं शादी के पहले ही रात को जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो यकीन मानो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मानसी गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताए कि झूठ, और फिर हिम्मत करके बोली, गौरव, ये आपका बच्चा है। मैं हंस पड़ा और बोला, मानसी, मुझे मालूम है तुम जैसी औरतें इसी तरह से जवाब देके बात को दूसरे पे थोपना चाहती है, लेकिन मैं अब कोई भी बकवास बात नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ, और याद रखो, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मानसी रोने लगी और बोली,
गौरव, आप मुझ पे यकीन करें, यह सच में आपका ही बच्चा है। मुझे मानसी अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए मैंने कभी उसके मर्जी के खिलाफ सवाल नहीं पूछा था। लेकिन आज मैंने ये सवाल पूछ ही लिया था, तो उसका झूठ सुन के तो मैं दंग ही रह गया। मानसी, तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैं जितना प्यार तुमसे करता था उतना ही प्यार हमेशा करूँगा, मगर एक शर्त है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मानसी रोते हुए बोली, गौरव, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था। मैं सोचने लगा कि इतनी प्यारी और मासूम सी लगने वाली लड़की कितनी चालाक निकली। मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप और दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था, वो तो सब कुछ कर सकती थी। मैं फैसले के घड़ी तक पहुँच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं मानसी को तलाक दे दूँगा, क्योंकि झूठे इंसान पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन शिवांश वो मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती थी? मैं अपनी सारी दोस्तियां याद करने लगा था। कॉलेज के ज़माने में मेरी कई लड़कियों के साथ दोस्ती रह चुकी थी, लेकिन असल में तो वो सिर्फ अच्छे दोस्त और कुछ नहीं। अब 5-6 सालों से मैंने किसी लड़की से बात नहीं की थी। फिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ये भी तो हो सकता था कि मानसी सच ही कह रही हो, मगर कैसे? मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने मानसी का सच आएगा, मैं उससे अलग हो जाऊंगा। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने मानसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सोने के लिए लेट गया। शिवांश सारी रात रुक रुक के रो रहा था। 4 घंटा पहले मानसी ने मुझे झिंझोड़ कर रख डाला था। वो गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि ये बेटा आपका है। जब अभी मालूम पड़ ही गया है तो आपसे मुझे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद ही नहीं थी। ये बच्चा सारी रात बुखार से तपता रहा है, मगर आपको उसके ज़रा से भी दया नहीं आई। मैं गुस्से से बोला, दवा पिला दो उसको, मेरा सिर मत खाओ। मानसी बोली, सारी रात 4-4 घंटे बाद मैं इसे दवा पिलाती रही हूँ। इसका बुखार उतरना होता तो कब का उतर गया होता। आप हमें अस्पताल ले चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैं उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुँचा। नर्स ने उस पर इलाज करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया था। डॉक्टर ने दवा देकर उसे डिस्चार्ज दे दिया। मेरे दिल में विचार आया, क्यों ना मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट ही करवा लूँ। अगली बार जब मानसी बोलेगी कि शिवांश तुम्हारा बेटा है, तो ये उसके मुंह पर दे मारूंगा। तब तो उसे मजबूर होकर सच बताना ही पड़ेगा। मैंने मानसी से छुपाकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलने वाला था। हम घर पहुँचे तो शिवांश के बुखार का जोर अब टूट चुका था। वो सारा दिन आराम से खेल रहा था। मैं कल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और नए दिन का सूरज निकल आया। सुबह 11 बजे मुझे लैब से कॉल आ गई थी कि आप आकर टेस्ट की रिपोर्ट ले जाएं। मैं धड़कते दिल के साथ लैब में पहुंचा तो वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सच में अचरज में पड़ गया था। मेरा और शिवांश का डीएनए मैच हो गया था। ये साबित हो चुका था कि वो मेरा ही बेटा था। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सिर ने इस कदर दर्द होने लगा था कि मुझे जगह से उठना भी मुश्किल लग रहा था। जब जरा सा संभला तो घर के लिए निकल पड़ा ताकि मानसी से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं जब घर पहुंचा तो माँ और मानसी साथ में बैठ के किसी के बारे में बात कर रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने ये रिपोर्ट मानसी के मुंह पर दे मारी। मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि शिवांश मेरा बेटा है।
अब तुम ही बताओ ये सब क्या कैसे हुआ। मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था, उससे पहले मैं तुम्हें जानता तक नहीं था, फिर ये सब कैसे हुआ। माँ बोली, गौरव ये रिपोर्ट सच है, तुम ही इसके बाप हो। मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ इसकी झूठ में शामिल हैं। मेरे सिर में ज़ोर से दर्द होने लगा था, मुझे चक्कर आने लगी थी और मैं चक्कर से नीचे गिर गया था। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मैं सोता जागता तकलीफ़ में था, ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कोई तेज तर्रार ट्रक मेरे गाड़ी से टकरा गया था और फिर शोर ही शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया था। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी मानसी खड़ी थी और कह रही थी, मुबारक हो, मैं पेट से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने झट से आंखें खोल दी थी। सामने मानसी और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बोली, बेटा आज से 1.5 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि मानसी तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर मानसी पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे के आहत में बहुत खुश रहने लगे थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कोमा में चले गए थे। तुमने 8 महीने एक लाश की तरह गुजारे थे और फिर तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए थे। लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम मानसी को भूल चुके थे। तुम जब घर वापस लौटे तब मानसी को मारने पीटने लगे थे। तुम उसे अपने कमरे से भगा देते थे। उसके लिए ये मारपीट अच्छी नहीं थी क्योंकि वो पेट से थी, उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का खतरा था और फिर तुम्हारी तबीयत भी इसकी वजह से ठीक ना होती, इसीलिए मैंने मानसी को उसके मायके भेज दिया था। तुम्हें हर रोज़ याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयाँ ये कहकर खिलाती थी कि तुम्हारे गुर्दों में तकलीफ़ है, हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे। भगवान की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो गए। गोपाल के शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसीलिए फिर सोच विचार करके गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाकर मानसी को मैं दोबारा दुल्हन बना के ले आई। उसके बाद फिर मानसी ने मुझे वो सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखा दी थी जिसमें हमारी शादी हुई थी और मैं कोमा में रहा था और सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो मैं कोमा से बाहर निकल आया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।